मेरा नाम शोभा है। मैं एक साधारण मजदूर की बेटी थी। हम 8 भाई बहन थे। शोभा की 5 बहनें और 2 भाई। मेरा सबसे बड़ा भाई शादी के तुरंत बाद हमसे अलग हो गया। उसने कभी हमारी खबर नहीं ली। दादा पर हम 6 बहनों की जिम्मेदारी थी। वो दिन रात मेहनत करते, लेकिन उम्र बढ़ने और सेहत खराब होने के साथ साथ हम सबका गुजारा मुश्किल होता जा रहा था। दादा ने धीरे धीरे बड़ी बहनों की शादी कराई। उनकी हमेशा यही कोशिश रही कि बेटियां खुशहाल घरों में जाएं, ताकि जो गरीबी उन्होंने झेली वो उनकी बेटियों को न झेलनी पड़े। मैं सबसे छोटी थी। जब मैं जवान हुई तो दादा की चिंता और गहरी हो गई। वो रातों को जागकर मेरे लिए अच्छा वर ढूंढने की प्रार्थना करते। ऐसे में मेरे दादा के दोस्त मोहन अंकल मेरी जिंदगी में फरिश्ते की तरह आए। मोहन अंकल की बीवी का देहांत हो चुका था। अंकल के 2 बेटे थे, अजय और रोहन। अंकल ने दोनों बेटों को बहुत प्यार से पाला था। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था। बाजार में कई दुकानें थीं, 3-4 मकान थे और शहर के बाहर बड़े बड़े खेत भी। एक दिन वो खुद हमारे घर आए और दादा से मेरा विवाह अपने बड़े बेटे अजय से करने का प्रपोजल रख दिया। दादा को तो जैसे सपना सच हो गया। वो खुशी से उछल पड़े कि मेरी शादी अपने जान पहचान वाले घर में हो रही है, वो भी इतने अमीर परिवार में। सच तो ये है कि मैं भी बहुत खुश थी। अंकल का बड़ा बेटा अजय मुझे बचपन से ही पसंद था। जब भी मैं अंकल के घर जाती, मेरी नज़र उसी को ढूंढती। वो मेरा पहला और इकलौता प्यार था। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरी ये खामोश मोहब्बत एक दिन हकीकत बन जाएगी। शादी की डेट फिक्स हुई और मैं अजय की दुल्हन बनकर अंकल के शानदार घर में एंट्री मार गई। घर में घुसते ही अंकल ने, जो अब मेरे ससुर थे, मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है। मेरी बीवी के जाने के बाद इस घर को एक औरत की जरूरत थी और तुमसे बेहतर कोई नहीं। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी। मैं उस घर की इकलौती महिला थी। मैं अपने हस्बैंड अजय के साथ साथ अपने ससुर और देवर रोहन का भी पूरा ख्याल रखती। रोहन मुझसे उम्र में छोटा और बहुत समझदार था। वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में लगा रहता, लेकिन जब भी मुझसे बात करता उसकी नजरें हमेशा नीची रहतीं। मैंने उस घर को जन्नत जैसा बना दिया था। मैं सोचती कि सबको खुश रखकर अपने हस्बैंड का दिल जीत लूंगी। मैं अजय से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो अक्सर लेट नाइट तक काम में बिजी रहता, लेकिन मैं उसके बिना खाना न खाती। रोज उसका इंतजार करती। लेकिन अजय का नेचर हमेशा ठंडा था। वो मुझसे कम बातें करता और मेरे पास बैठने से भी हिचकिचाता। जब मैं शिकायत करती तो कहता कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस काम की थकान से चुप रहता है। मेरे लिए ये सुनना काफी था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं तो उसके प्यार में पागल थी। उसी प्यार में ही मैं सबका ख्याल रखती। अंकल हर महीने मुझे अलग से पैसे देते। हालांकि अजय भी अच्छी सैलरी वाली जॉब करता था। मुझे कभी किसी चीज की कमी न हुई। मैं अपनी लाइफ बहुत खुशी से जी रही थी और अपने लक पर गर्व करती। फिर एक दिन अंकल ने मुझसे कहा कि वो रोहन की शादी के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते थे कि घर में एक और बहू आ जाए ताकि मेरा हेल्प मिले। मैं ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन उसी रात अजय ने मेरे मन में जहर भरना शुरू कर दिया। वो मेरे पास आया और बोला, शोभा, तुम जानती हो कि पापा का ये सारा कारोबार मैंने ही खड़ा किया है। बाजार की सारी दुकानें मेरी मेहनत की फल हैं। मैंने कहा, तो इसमें क्या गलत है? आपने अपने पापा की हेल्प की है। उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और बोला, पापा चाहते हैं कि रोहन को भी बराबर शेयर मिले, क्योंकि सारी संपत्ति उनके नाम पर है, इसलिए दोनों बेटों में बराबर डिवीजन होगा। मैंने सिंपल शब्दों में कहा, तो ये तो अच्छी बात है ना अजय, पिता की संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बंटनी चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, देखो बेवकूफ, अगर ये सब हमारा हो जाए तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। कल को हमारे बच्चे होंगे, अगर सारी दौलत हमारे पास होगी तो उनका लाइफ भी बेस्ट होगा। वैसे भी ये सब मैंने ही कमाया है। रोहन तो बस पढ़ाई करता रहा। अभी तो उसने काम शुरू ही किया है, उसका कोई राइट नहीं। मुझे ये बात बहुत गलत लगी। मैं बोली, लेकिन अजय, मुझे लगता है कि अंकल की संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बंटनी चाहिए, वरना ये अन्याय होगा। मेरा इतना कहना था कि वो भड़क गया। बोला, तुम तो पूरी तरह बेवकूफ औरत हो। तुम्हें ना खुद की फिक्र है, ना हस्बैंड की। तुम चाहती हो कि सब कुछ बंट जाए,
और फिर हमारे पास क्या बचेगा? मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। अपने हस्बैंड को इतना गुस्सा देखकर मैं डर गई। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब न था, मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा, आप बताओ तो अंकल को कैसे मनाएंगे? मेरी बात में अपनी चिंता देखकर उसकी आंखों में एक अजीब शरारत चमक उठी। वो मेरे पास आया और धीमे आवाज में बोला, इसका एक सॉल्यूशन मेरे पास है, ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मेरा दिल किसी अनजाने डर से जोरों से धड़कने लगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? वो हल्की सी ठंडी हंसी हंसा और बोला, काम सिंपल है शोभा, थोड़ी हिम्मत चाहिए। तुम्हें कहना होगा कि रोहन तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं एकदम पीछे हटी और डरते हुए बोली, क्या कह रहे हो अजय? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? भगवान का नाम लो। रोहन तो मुझे भाभी ही नहीं, बड़ी बहन मानता है। उसने कभी नजर भी ना उठाई मेरी तरफ। अजय गुस्से में बोला, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। मैंने कब कहा कि उसने तुम्हें छुआ है? लेकिन तुम तो ये बात तो कह सकती हो ना। मेरे आंसू रुक ही ना रहे थे। मैंने कहा, इससे क्या फायदा होगा अजय? लोग तो मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे ना। अंकल क्या सोचेंगे? मेरी ही बदनामी होगी। उसने मेरी बांह पकड़कर हिलाते हुए कहा, कोई कुछ न कहेगा, तुम्हारी बदनामी न होगी, बल्कि इससे मैं पापा से कहूंगा कि रोहन को घर से निकाल दें और उसके शेयर की संपत्ति भी मेरे नाम हो जाएगी। पापा तो वैसे भी उससे नाराज रहते हैं, गुस्से में उसे संपत्ति से बाहर फेंक देंगे। इतना बड़ा गुनाह करते हुए जब वो पकड़ा जाएगा तो कौन रखेगा उसे यहां? मैं कुछ पल चुप बैठी रही। मेरे मन में डर और लालच की जंग चल रही थी। एक तरफ मेरे हस्बैंड का प्यार और एक लग्जरी वाली खुशहाल लाइफ का ख्याल था, दूसरी तरफ एक साफ सुथरी जिंदगी और मेरा अपना कंसाइंस। मैंने धीमे से कहा, अजय, ये बहुत बड़ा पाप है, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनकर अजय का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, अच्छा, तो तुम नहीं करोगी? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम चाहती हो कि मैं रोड पर आ जाऊं? वो रोहन जो पापा का लाडला है आधी संपत्ति ले ले और मैं, जिसने अपनी जवानी इस घर के लिए लगाई, खाली हाथ रह जाऊं, यही तुम्हारी चाहत है? मैं सिसकते हुए बोली, नहीं अजय, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। वो बोला, तो प्रूव करो कि तुम मेरी हो। अगर आज मेरी बात न मानी तो समझ लेना कि तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। मैं ऐसी औरत को अपने पास न रखूंगा जो मेरे फ्यूचर के लिए एक छोटा सा बलिदान न दे सके। ये सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। मैं टूट गई थी। अजय ने मुझे गले लगा लिया और मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, सुनो शोभा, बस एक बार ये काम कर दो, फिर पापा उसे घर से निकाल देंगे। उसके बाद सिर्फ तुम, मैं और हमारी खुशहाल लाइफ। सोचो, हमारे बच्चे कितनी अच्छी जिंदगी जीएंगे। मैं उसकी बातों के जाल में फंसती जा रही थी। उसकी आवाज, उसका प्यार और दौलत का लालच मेरे दिल पर भारी पड़ने लगा। मैंने सिसकते हुए पूछा, लेकिन अंकल मेरी बात पर यकीन करेंगे ना? अजय के चेहरे पर एक चालाक स्माइल आ गई। बोला, वो तुम पर मुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं। जब तुम रोते हुए उनके सामने ये बात कहोगी तो उन्हें एक पल के लिए भी शक न होगा। वैसे भी रोहन की पढ़ाई और काम में सुस्ती से वो पहले से ही परेशान हैं। ये इल्जाम सुनकर तो वो तिलमिला जाएंगे। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूं शोभा, या तो हमारी लग्जरी वाली राजसी लाइफ या फिर मेरी तबाही, और याद रखना, अगर मैं बर्बाद हुआ तो तुम्हें भी अपने साथ न रखूंगा। उसकी ये बात मेरे लिए मौत जैसी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे अंदर से सब कुछ मर गया था। कांपती आवाज में मैंने कहा, ठीक है अजय, जैसा तुम कहो वैसा ही करूंगी। वो मुस्कुराया, मुझे पता था कि तुम मना न करोगी। अब सुनो, क्या करना है। कल दोपहर जब मैं जानबूझकर घर से बाहर निकलूंगा और पापा अपने रूम में आराम कर रहे होंगे, तब तुम रोहन को किसी बहाने से अपने रूम में बुलाओ। उसने मुझे पूरी प्लानिंग बता दी, जो मेरी और रोहन की लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली दोपहर मेरी लाइफ की सबसे मुश्किल दोपहर थी। सुबह से ही मेरा दिल अजीब डर से धड़क रहा था। अजय ने ब्रेकफास्ट टेबल पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया, लेकिन जाते वक्त मेरे कान के पास आकर बोला, याद रखना शोभा, आज का दिन हमारी किस्मत का फैसला करेगा। पापा अपने रूम में हैं, वो लंच के बाद रेस्ट करते हैं। रोहन नीचे स्टडी रूम में है।
मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं। यही चांस है, कोई गलती मत करना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन डर से मेरा गला सूख गया था। बोली, अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अंकल ने मेरी बात पर भरोसा न किया तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। वो भरोसा करेंगे क्योंकि तुम उनकी बेटी जैसी हो। बस सही तरीके से रोना आना चाहिए, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा और घर से निकल गया। मैंने खुद को समझाया, मुझे ये करना ही होगा, अजय के लिए। कांपते हुए मैंने फोन उठाया और रोहन का नंबर डायल किया, जो नीचे स्टडी रूम में था। हाँ भाभी, उसने कहा। मैंने अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए बोला, रोहन बेटा, जरा मेरे रूम में आ जाओ। मुझे तुम्हें एक जरूरी चीज दिखानी है और मुझे भी ठीक फील न हो रहा। वो बोला, सब ठीक तो है भाभी? भाई कहाँ हैं? मैंने कहा, वो बाहर किसी काम से गए हैं, तुम बस 2 मिनट में आ जाओ। ठीक है भाभी, आ रहा हूं, उसने कहा और फोन रख दिया। कुछ ही मिनटों में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। रोहन जल्दी से अंदर आ गया। बोला, क्या हुआ भाभी? चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने कहा, नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं। ये कहते हुए मैंने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। लॉक की आवाज सुनकर रोहन चौंक गया। उसने डरते हुए आंखों से मुझे देखा। भाभी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? ये आप क्या कर रही हैं? मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। रोहन, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? वो पूरी तरह घबरा गया। क्या मतलब भाभी? मैं क्या उम्मीद रखता हूं? आपने खुद मुझे बुलाया था। भगवान के लिए दरवाजा खोलो। भाई आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे? यही वो मोमेंट था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने अजय के सिखाए शब्दों को आवाज दी। दरवाजा मैंने नहीं, तुमने बंद किया रोहन। भाभी, वो सदमे में चिल्लाया। आप ठीक तो हैं? ये आप क्या कह रही हैं? मजाक खत्म करो और दरवाजा खोलो। मैंने अपनी आवाज ऊंची की और पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बांह छोड़ो, बचाओ। कोई है? रोहन, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तहजीब पता नहीं? मैं तुम्हारे भाई की इज्जत हूं। रोहन वहीं खड़ा रह गया जहां था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। भाभी, आप ये क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको छुआ भी नहीं। आप पागल हो गई हैं क्या? मैं रोते चिल्लाती हुई चीख रही थी। मुझे पता था कि अंकल पास के रूम में हैं। रोहन घबराहट में दरवाजे की तरफ बढ़ा। भाभी, बस करो, पापा सुन लेंगे। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी दरवाजे पर जोरदार ठोकने लगे। शोभा, रोहन, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बेटी? अंकल की गर्जना सुनाई दी। मैं और जोर से सिसकने लगी। अंकल, मुझे बचाओ, ये रोहन मुझे परेशान कर रहा है। दरवाजा खोलो। रोहन कांपते हाथों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डर और शर्म दिख रही थी। मैं तुरंत पीछे हटी। रोहन ने कांपते हाथों से लॉक खोला। दरवाजा खुला और अंकल अंदर आए। उन्होंने मुझे कोने में कांपती रोती देखा और फिर रोहन को, जो हतबेल रह गया था। ये क्या हो रहा है? अंकल ने गुस्से से पूछा। रोहन कुछ कहने को आगे बढ़ा। पापा, मैं इससे पहले कि वो कुछ कहता, अंकल ने पूरी फोर्स से उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। काश तू पैदा होते ही मर जाता, ये अपनी मां के दुख में ही चला जाता। कम से कम मुझे ये दिन तो न देखना पड़ता। रोहन गाल पर हाथ रखकर सदमे में उन्हें देख रहा था। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अंकल चिल्लाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बदसलूकी करने की? ये तुम्हारे भाई की इज्जत और तुम्हारी भाभी है। अब वो पापा, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। रोहन की आवाज आंसुओं में डूबी गई। उसी टाइम अजय, जो शायद बाहर वेट कर रहा था, दौड़ता हुआ अंदर आया। क्या हुआ पापा? शोभा, ये शोर क्या है? उसने डरते हुए पूछा। पूछो अपने इस भाई से। अंकल ने रोहन की तरफ इशारा किया। ये हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। अजय ने गुस्से में रोहन का गला पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। भाई, मेरी तो बात सुनो, ये सब खत्म करो, अजय ने सख्ती से कहा। पापा, उसी टाइम पुलिस को कॉल करो। ये जानवर अब घर में नहीं, जेल में रहेगा। अंकल ने तुरंत फोन निकाला। रोहन बेबस अपने पिता, भाई और मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में जो गुजारिश थी वो मुझसे ओझल न हो रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। हेलो सर, इंस्पेक्टर साहब, मैं अजय बोल रहा हूं। मेरे घर पर तुरंत पुलिस भेजो। रोहन तड़पते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। मैं बेकसूर हूं, मैं कसम खाता हूं पापा। भाभी,
आप ही बता दो, आपने मुझे खुद बुलाया था। भाभी, आप चुप क्यों हैं? मैं दीवार से सटकर सिसकियों में अपनी आंखें न उठा पा रही थी। रोहन की बेबसी और गुजारिश मेरे दिल को चीर रही थी, लेकिन अजय का गुस्से भरा चेहरा मुझे घूर रहा था। मेरे होंठों पर सख्ती से ताला लग गया। देखा क्या पापा? देखा आपने? अजय ने रोहन को पकड़कर खींचा। अभी भी ये शोभा को डरा रहा है, कह रहा है कि तुम चुप रहो। कितना गंदा आदमी है ये। मैं डरी नहीं हूं, मैं सच बोलने को कह रहा हूं। रोहन चिल्लाया। भाई, आप तो जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, आप ही पापा को समझाओ। अजय ने नफरत भरी नजर से देखा। तुझे भाई कहते हुए शर्म आनी चाहिए। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतने में पुलिस भी आ गई। 2 कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर अंदर घुसे। घर का माहौल देखकर उन्होंने समझ लिया कि केस सीरियस है। क्या हुआ अजय साहब? किसने कॉल किया था? इंस्पेक्टर ने पूछा। अंकल ने टूटे हुए लहजे में कहा, सर, इस जानवर ने मेरी बहू की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। उन्होंने रोहन की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा। मैडम, आप ठीक तो हैं? आप स्टेटमेंट दो, आपके साथ क्या हुआ? अब सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। ये आखिरी चांस था सच बोलने का, लेकिन अजय की आंखों में लिखी धमकी मुझे कैद कर रही थी। मैं सिसकते हुए कांपती आवाज में वही दोहराने लगी जो मुझे सिखाया गया था। मैं अपने रूम में थी। रोहन किसी बहाने से अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने मेरी सांस रोक दी। मेरी आवाज रुक गई। झूठ! ये तो पूरा झूठ है। रोहन पागलों की तरह चिल्ला रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात पर यकीन करो, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब संपत्ति के लिए हो रहा है। मेरा भाई ही इसके पीछे है। चुप रहो। अजय कूदा और उसके गाल पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने तुरंत बीच में आ गया। देखिए, हाथ ना उठाएं, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। फिर रोहन की तरफ मुड़ा। ये संपत्ति वाली बात क्या है? इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, अजय बीच में कूद पड़ा। इंस्पेक्टर, इसकी बातों में न फंसो। ये अपनी जान बचाने के लिए अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। आप खुद देखो, मेरी बीवी की हालत क्या है। क्या वो झूठ बोल रही है? इस घर में कोई इस पर भरोसा न करेगा। ये तो शुरू से ही कंट्रोल से बाहर है। पापा इसकी हरकतों से पहले ही परेशान थे। अंकल ने भी हामी भरी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अजय सही कह रहा है। मुझे इससे यही उम्मीद थी। ये बचपन से ही बागी था। मैंने इसकी माँ के जाने के बाद इसे बेटे की तरह पाला और इसने मुझे यही फल दिया। इसने मेरी बेटी जैसी बहू पर गंदी नजर डाली। अंकल का चेहरा गुस्से और बेबसी से भरा हुआ था। वो अपने बेटे की तरफ देखकर बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप इसे तुरंत अरेस्ट करो। मैं इस पर अपनी बहू के साथ रेप अटेम्प्ट का केस दर्ज करवाना चाहता हूं। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर थोड़ा नरम पड़ा। सोचिए अंकल जी, आखिर फैमिली मैटर है। अब ये फैमिली मैटर नहीं रहा। अजय गरजा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। इसे यहां से ले जाओ। इसका साया भी अब इस घर में न पड़े। कांस्टेबलों ने रोहन के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो आखिरी बार मेरी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा न था, बस एक गहरी तकलीफ और एक सवाल था। क्यों भाभी? बस एक बार बता दो क्यों। मैं आंखें नीची कर लीं। पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई और अंकल सोफे पर गिर पड़े। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। सब खत्म हो गया। मेरी इज्जत, मेरा सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। अजय ने उनके कंधे पर हाथ रखा। नहीं पापा, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप सब्र रखिए। अच्छा हुआ कि उस गंदे आदमी से छुटकारा मिला। शोभा, जाओ, पानी लाओ पापा के लिए। मैं धीरे धीरे उठी। मेरे ससुर ने मुझ पर कोई इल्जाम न लगाया। उनके लिए तो मैं विक्टिम थी और रोहन क्रिमिनल। उस रात जब अंकल दवा लेकर सो गए, अजय मेरे रूम में आया। उसके चेहरे पर सुकून था। तुमने तो कमाल कर दिया शोभा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन ही न था कि तुम इतना अच्छा एक्टिंग कर लोगी। अजय, वो रोहन बेकसूर था, मैंने सिसकते हुए कहा। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसने मेरी बात काट दी, मेरे होंठों पर उंगली रखी। गुनाह? कैसा गुनाह? मैंने तो बस अपना हक लिया है। अब बस एक काम बाकी है। कल ही मैं पापा से कहूंगा कि वो रोहन को संपत्ति से बाहर कर दें और सब कुछ मेरे नाम पर कर दें। आखिर अब उनके पास मेरा ही सहारा है। उसकी आंखों में लालच की चमक देखकर मेरे अंदर डर पैदा हो गया। रोहन के जेल जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। अजय का बिहेव भी पूरी तरह बदल चुका था।
अब वो मुझसे कम बातें करता, बस अपने पापा के आसपास घूमता रहता। उसने धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। अगले दिन वकील आया, सारे पेपर्स तैयार कर दिए गए। मेरे ससुर ने कांपते हाथों से हर साइन किया, हर वो साइन जिसने रोहन को सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया और अजय को घर और संपत्ति का सिंगल ओनर बना दिया। उस दिन जब सब कुछ अजय के नाम हो गया, वो बहुत खुश था। वो सीधा मेरे रूम में आया। मैं भी खुश थी कि चलो मेरी तपस्या रंग लाई, अब तो वो मुझसे प्यार करेगा। शोभा, तुमने तो कमाल कर दिया, उसने मुस्कुराकर कहा। बहुत बहुत थैंक्स तुम्हारा, मैंने शर्माते हुए आंखें नीची कर लीं। थैंक्स किस बात का अजय? मैंने जो किया अपने हस्बैंड और अपने घर के लिए किया। अब तो सब ठीक हो गया ना? अब तो कोई भी हमारे बीच ना आएगा। हाँ, उसने ठंडे लहजे में कहा। अब कोई हमारे बीच ना आएगा। फिर वो अचानक सीरियस हो गया। और अब तुम्हें भी मेरी लाइफ में रहने का कोई राइट नहीं? मैंने हैरानी से सिर उठाया। क्या मतलब? आप ये क्या कह रहे हैं अजय? उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। मैं वही कह रहा हूं जो तुम सहन न कर पाओगी। जो औरत दूसरे पर झूठा इल्जाम लगा सकती है, वो खुद कैसी होगी? सोचो जरा, तुम जैसी औरत तो गंदी ही होती है। मेरा दिमाग सुनते ही सुन्न हो गया। अजय, ये सब तो आपने मुझसे करवाया था संपत्ति के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। मोहब्बत? वो हंस पड़ा। तुम जैसी लालची औरत से मोहब्बत? मैंने तुम्हें सिर्फ यूज किया। और सच कहूं, तुम यूज होने लायक ही थीं। जो औरत अपने देवर पर इतना गंदा इल्जाम लगा सकती है, उस पर मैं भरोसा कैसे करूं? क्या पता कल को संपत्ति के लिए मुझ पर ही कोई इल्जाम लगा दो। नहीं अजय, भगवान के लिए, मैंने ये सब आपके लिए, अपने लिए किया है। उसने बीच में काटा। अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है, मैं तुम्हें अपने पास न रख सकता। ये कहते ही उसने बिना श्रम के वो पेपर मेरे चेहरे पर मार दिया जिसमें तलाक लिखा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं स्थिर रह गई। तलाक? हाँ, तलाक। ये उसके पेपर हैं, उसने गुस्से से कहा। और अब 1 मिनट में इस घर से निकल जाओ। नहीं अंकल, अंकल! मैं चीखते हुए उनके रूम की तरफ दौड़ी। अजय ने मेरा हाथ पकड़कर रोका। कहाँ जा रही हो उनके पास? वो मेरी सुनेंगे, तुम्हारी नहीं। अगर तुमने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की तो मैं कहूंगा कि तुम रोहन के सदमे में पागल हो गई हो, या फिर उसी क्राइम में पार्टनर थी, तो वो तुम्हारी बात पर भरोसा न करेंगे। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए घर के मेन गेट तक ले आया। अजय, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है। मैं रो रही थी, उसके पैरों पर गिर गई थी। वो गुस्से से बोला, जहां से आई थी वहीं चली जाओ, मुझे कोई फर्क न पड़ता, यहां से गायब हो जाओ। उसने मुझे जोरदार धक्का दिया और मैं थ्रेशोल्ड पर गिर पड़ी। बाहर निकलो और दोबारा इस घर की तरफ मत देखना। वो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। मैं उस बड़े घर की दहलीज पर पड़ी हुई थी, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और रूह तक टूट चुकी थी। मेरे पास अब कोई शेल्टर न था। इस दुनिया में मेरा कौन था? मेरे माँ बाप जो मेरी तकलीफ देखकर मुझे सीने से लगाते, वो तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। अब बस एक ही उम्मीद थी, मेरा भाई। मैं लड़खड़ाती हुई आंसू पोंछती अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ी। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद जब उसके छोटे से 2 रूम वाले घर पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। मैंने डरते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। शोभा? मेरी भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे इस हालत में देखकर ठिठक गई। शोभा, तुम इस टाइम? सब ठीक तो है ना? इतने में मेरा भाई भी बाहर आ गया। कौन आया है? अरे शोभा, अंदर आओ। क्या हुआ? अजय कहाँ है? अंकल ठीक है? मैंने अंदर जाते ही फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रो पड़ी। भाई, सब खत्म हो गया। अजय ने मुझे घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया। रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। भाई भाभी ने एक दूसरे को देखा। तलाक? भाई ने हैरानी से कहा। क्यों, क्या हुआ? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। नहीं भाई, मैं सिसकते हुए बोली। भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे सब छीन लिया। बस कुछ दिन अपने पास रख लो, जब तक कोई रास्ता न निकले। भाभी तुरंत बोली, देखो शोभा, यहां कोई रास्ता न निकलने वाला है। हम खुद मुश्किल में हैं। ये 2 रूम हैं और किसी तरह हमारा गुजारा हो रहा है। अब अगर लोगों को पता चल गया कि एक तलाकशुदा औरत हमारे घर में रह रही है, तो मोहल्ले वाले कहानियां गढ़ेंगे। हम ये सब सहन न कर पाएंगे। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं?
मैं इनकी बहन हूं, मैंने रोते हुए कहा। भाई का चेहरा सख्त हो गया। शादी के बाद बहनें पराई हो जाती हैं। शोभा, तुम्हारा घर वहीं था जिसे तुमने खुद बर्बाद किया। अब हम तुम्हें रखकर अपनी लाइफ बर्बाद न कर सकते। भाई, भगवान के लिए। मैं उसके पैरों पर गिर गई। मुझे बाहर मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? वो बोला, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। यहां से चली जाओ, दोबारा मत आना। तलाकशुदा औरत के लिए यहां कोई जगह नहीं है। जहां से आई थी वहीं चली जाओ। भाई, मैं चीखती रही, लेकिन उसने भी दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। अब मैं सच में रोड पर थी। रात के अंधेरे में वही फुटपाथ पर बैठकर रोती रही। मुझे रोहन याद आ गया, वो आदमी जिसे मैंने बेकसूर होने के बावजूद जेल भिजवा दिया था और आज खुद मैं अपनी सजा भुगत रही थी। सुबह हुई तो मुझे अपनी बहनों का ख्याल आया। मेरे दादा कहते थे, मैंने सब बेटियों की शादी अच्छे घरों में की है। मुझे लगा कि वो जरूर मेरी मदद करेंगी। मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन के घर गई। उसने मुझे देखा तो मुस्कुराई। अरे शोभा, आओ आओ, बैठो। उसने मुझे चाय दी, पानी दिया। मैंने झिझकते हुए कहा, वो अजय से थोड़ा झगड़ा हो गया है। मैं 1-2 दिन तुम्हारे पास रुकना चाहती हूं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी तुम्हारा घर है, उसने तुरंत कहा। हस्बैंड गुस्सा होते हैं तो ऐसा कर देते हैं, लेकिन गुस्सा ठंडा होने पर खुद लेने आ जाएंगे। 2 दिन बीत गए, लेकिन अजय न आया। अब बड़ी बहन और बहनोई के चेहरे बदलने लगे। एक शाम बहन मेरे पास आई और बोली, शोभा, सच बता, मामला सिर्फ झगड़े का है या कुछ और? मैं अब झूठ न बोल सकी और रो पड़ी। उसने मुझे तलाक दे दिया है, घर से निकाल दिया है। क्या तलाक? वो स्थिर रह गई। फिर मेरी बहनोई की तरफ देखा, जो गुस्से से मुझे घूर रहा था। देखो शोभा, उसने घबराते हुए कहा, मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी तलाकशुदा बहन यहां रह रही है तो मेरी लाइफ बर्बाद कर देंगे। तुम कोई और जगह ढूंढ लो, मैं मजबूर हूं। मैं वहां से भी निकाल दी गई। फिर बाकी बहनों के पास गई, लेकिन किसी ने मुझे न रखा। सबको अपनी अपनी इज्जत और ससुराल की नाराजगी का डर था। मैं पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। दरवाजा दरवाजा भटक रही थी। मुझे लगने लगा कि भगवान मुझे मेरे किए की सजा दे रहा है। मैंने एक आदमी का घर, उसकी इज्जत, उसकी लाइफ बर्बाद की थी और आज खुद बेघर, बेइज्जत और जिंदा लाश बन गई थी। सड़कें अब मेरा घर बन चुकी थीं। जिस आदमी के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसी ने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था। कई दिन इसी हालत में कट गए। आखिर मेरी बर्दाश्त टूट गई। मैं एक बिल्डिंग के छज्जे में गिर पड़ी। तभी मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, अनाथालय में महिला सहायक की जरूरत है। मेरे अंदर अनजाने से हिम्मत आ गई। मैं धीरे धीरे उठी और अनाथालय के गेट पर दस्तक दी। एक बूढ़ी और सख्त लेकिन दयालु चेहरा सामने आया। वो अनाथालय की सुपरवाइजर थी। क्या चाहिए बेटी? उसने मुझे अनजाने देखकर पूछा। मुझे जॉब चाहिए। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं पढ़ी लिखी हूं, बच्चों को संभाल लूंगी, सफाई भी कर लूंगी। बस सिर छिपाने की जगह और 2 टाइम का खाना मिल जाए। सुपरवाइजर ने कुछ देर मुझे गौर से देखा। हस्बैंड ने छोड़ दिया है। मैंने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बह निकले। हमारी सैलरी बहुत कम है, उसने कहा, लेकिन ठीक है, अंदर आ जाओ। आज से तुम इन बच्चों की देखभाल करोगी। अब मेरे पास कोई और जगह न थी। दरवाजा दरवाजा ठोकरें खाने के बाद आखिर मुझे एक शेल्टर मिल गया था। मैं वहां दिन भर अनाथ बच्चों की केयर करती, उन्हें पढ़ाती, खिलाती, और जब वो मुस्कुराते तो मुझे लगता जैसे मेरी लाइफ को फिर से कोई मकसद मिल गया है। उन मासूम चेहरों में मुझे सुकून मिलता। मुझे लगता कि जैसे मैं अपने के गुनाहों का प्रायश्चित कर रही हूं। मैंने धीरे धीरे अजय को अपनी यादों से भगाना शुरू कर दिया था। अब मैं उसे याद करके दुखी न होना चाहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अनाथालय में हलचल मच गई। सुपरवाइजर मैम सुबह से सबको ऑर्डर दे रही थी। शोभा, बच्चों को अच्छे से सजाओ। आज शहर के बड़े उद्योगपति रोहन जी दान देने आ रहे हैं। वो हमारे अनाथालय के मुख्य सहयोगी हैं। रोहन जी? मैंने नाम सुनते ही थोड़ा सरप्राइज होकर दोहराया। सुपरवाइजर मैम बोली, हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। सुना है कई साल पहले उनके पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन देखो आज अपनी मेहनत से वो कहाँ पहुंच गए हैं। मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगा।
नहीं, ये वो ना हो सकता। ये तो सिर्फ नाम का कोइंसिडेंस होगा। थोड़ी देर बाद एक चमचमाती ब्लैक कार गेट के पास रुकी। बच्चे सब लाइन में खड़े थे। मैं बच्चों को हैंडल कर रही थी और एक पिलर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कार से एक बहुत स्मार्ट, कल्चर्ड और महंगे कपड़ों वाला आदमी बाहर निकला। उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपने लगी। वो रोहन था, मेरा देवर। लेकिन अब वो पुराना सिंपल शर्मीला रोहन न था। अब वो एक अमीर, अनुभवी और प्रभावशाली आदमी था। मैं उसे देखकर तुरंत दीवार के पीछे छिप गई। मेरा दिल इतनी स्पीड से धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। लेकिन उसने भी मुझे देख लिया था। सुपरवाइजर मैम उसे अनाथालय के अंदर इंट्रोड्यूस कर रही थीं। जब वो मेरे पास आया, मैंने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। और ये शोभा है। सुपरवाइजर मैम ने मेरा इंट्रो दिया। बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। रोहन वहीं रुक गया। मैंने फील किया कि वो सिर्फ मुझे ही देख रहा है। आपको छिपने की जरूरत नहीं। उसकी गंभीर आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे समझ न आया कि मैं क्या करूं। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, वो अमीर आदमी सब बच्चों और स्टाफ के सामने मेरे पैरों पर गिर पड़ा। मैं हैरानी में 2 कदम पीछे हटी। रोहन, ये क्या कर रहे हो? उठो, लोग देख रहे हैं। वो मेरे पैरों पर बैठा रो रहा था। मुझे माफ कर दो शोभा, प्लीज माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई। मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं रोहन, ऐसा मत बोलो। तुम्हारी वजह से नहीं। मेरे खुद के लालच ने मेरी लाइफ बर्बाद की है। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। मैंने उस आदमी पर भरोसा करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, जिसने मुझे बाद में छोड़ दिया। रोहन ने सिर उठाया। आंखों में आंसू थे। नहीं शोभा, दोष तुम्हारा नहीं है। जब भाई की शादी फिक्स हो रही थी, तब मैंने ही भाई से कहा था कि वो तुमसे शादी न करे। मैं विस्मित रह गई। क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि... उसकी आवाज कांप गई। क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था। पूरा अनाथालय जैसे सन्नाटे में डूब गया। बच्चे, सुपरवाइजर मैम और बाकी स्टाफ सब हमें देख रहे थे। मैं पत्थर की तरह खड़ी थी। जो आदमी मेरी लाइफ की तबाही की याद था, वो आज मेरे पैरों पर बैठकर खुद को मेरी वजह से गुनहगार कह रहा था। रोहन, उठो, भगवान के लिए उठो। मैंने उसे थामा। लोग देख रहे हैं, प्लीज यहां ड्रामा मत बनाओ। वो धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लहजा टूटा हुआ था। सुपरवाइजर मैम हमारे पास आई। सब ठीक तो है ना रोहन जी? हाँ, सब ठीक है, रोहन ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। ये मेरी पुरानी जान पहचान है। प्लीज मुझे इनसे कुछ मिनट अकेले में बात करने दो। सुपरवाइजर मैम ने शक भरी नजर से देखा, फिर बच्चों को इशारे से अंदर भेज दिया। अब हम दोनों अकेले थे। मैं कांपती आवाज में बोली, रोहन, तुमने कहा तुम मुझे चाहते थे। कब से? उसने गहरी सांस ली। शायद तब से जब से मैं होश संभाला था। मैं तुम्हें अपने घर आते जाते देखता था, लेकिन तब मैं बच्चा था, पढ़ाई कर रहा था। कभी हिम्मत ही न हुई कि तुमसे या पापा से कुछ कहूं। फिर जब पापा ने भाई का विवाह तुमसे फिक्स किया, मैंने उसकी बात काटी। तो तुमने क्या किया? तब मैं अंदर से टूट गया था। मुझे पता था कि भाई तुम्हें चाहते न थे। वो बस पापा के प्रेशर में ही तुमसे शादी कर रहे थे। मैं हैरान रह गई। क्या अजय मुझे चाहते न थे? नहीं। रोहन की आवाज में कड़वाहट थी। इसीलिए तो मैंने गलती की। मैंने भाई से अकेले में इस बारे में बात की। मैंने कहा, भाई, आप शोभा से शादी मत करो। आप तो उन्हें चाहते भी ना हो। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूं और पढ़ाई खत्म होते ही खुद पापा से तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगा। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। तो अजय ने क्या कहा? वो कड़वा सा हंस पड़ा। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। बोले, जो चीज अजय की हो जाए उस पर कोई और नजर न डाल सकता। और फिर अगले ही दिन उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं रोने लगी। तो मेरी शादी प्यार से नहीं, जिद पर हुई थी। रोहन ने सिर हिलाया। असली तबाही तो उसके बाद हुई, जब उन्हें पैसों का लालच हुआ। उन्हें मुझसे बदला लेने का इससे बेहतर मौका न मिला। बदला कैसा बदला? वो इस बात का बदला कि मैंने उनकी संपत्ति को चाहने की हिम्मत की थी। वो शादी के बाद भी मुझ पर ताने मारते थे। क्यों रोहन, अभी भी मेरी बीवी पर नजर है। मैं हंसकर टाल देता, लेकिन वो बात धीरे धीरे आग बन गई। उन्होंने मुझे पापा की नजरों में बदनाम कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम पर गलत नजर रखता हूं। शोभा,
उन्होंने तुम्हारे मन में भी लालच का बीज बोया और मेरी मोहब्बत को मेरे खिलाफ यूज किया। असली गुनाह मेरा था। अगर मैं तुम्हें चाहता था तो मुझे सबको साफ बता देना चाहिए था, न कि अपने उस क्रूर भाई से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। अगर मैं चुप रहता तो शायद आज न वो तुम्हें मजबूर करता और न तुम्हारी लाइफ ऐसे बर्बाद होती। रोहन वहीं रो पड़ा। मुझे माफ कर दो शोभा, बस एक बार माफ कर दो। मैंने उसे दिल से माफ कर दिया, लेकिन सच कहूं तो दोष मेरा भी था। मैं उस आदमी के झूठे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि एक सच्चे आदमी की लाइफ बर्बाद कर दी। वो हंसता मुस्कुराता चेहरा लिए जब वहां से गया तो मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का जरूर हुआ, लेकिन अंदर कहीं एक कांटा चुभा रह गया। अब मुझे समझ आ चुका था कि मोहब्बत ऊंचे वादों का नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में इज्जत और भरोसा निभाने का नाम है। और कोई गलती तब तक न मिटती जब तक सच्ची माफी न मिल जाए। मैंने फैसला किया था कि मैं खुद उससे मिलकर अपने बड़े गुनाह की माफी मांगूंगी, लेकिन उसके बाद वो चला गया। रोहन के जाने के बाद अनाथालय का माहौल मुझे काटने को दौड़ा रहा था। सुपरवाइजर मैम मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर 100 सवाल थे। शोभा, ये सब क्या था? वो रोहन सर, इतने बड़े आदमी, वो तुम्हारे पैरों पर क्यों झुके थे? मैंने आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए कहा, दीदी, वो मेरे पुराने जमाने का हिस्सा है। एक ऐसा बड़ा गुनाह जिसका बोझ मैं आज तक ढो रही हूं। दीदी ने हैरानी से कहा, बड़ा गुनाह? कैसा गुनाह शोभा? मैंने सिर झुकाकर कहा, मैंने उन पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो मेरे देवर थे और मैंने अपने हस्बैंड के कहने पर उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। सुपरवाइजर मैम ने गहरी सांस ली। भगवान माफ करने वाला होता है, लेकिन शोभा, वो आदमी खुद को गुनहगार मान रहा था। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत नहीं, कुछ और ही था। मैंने सिसकते हुए कहा, यही तो मेरी सजा है। दीदी, वो बेकसूर होकर भी खुद को गुनहगार मानता रहा और मैं गुनहगार होकर भी जिंदा हूं। कुछ दिन बीत गए, लाइफ फिर से पुराने ट्रैक पर आने लगी, लेकिन अंदर से मैं बेचैन थी। रोहन की बातें, उसका खुद को गुनहगार मानना, सब मेरे सीने में चुभा रह गया था। मैंने सोचा था कि मैं उससे माफी मांगूंगी, लेकिन वो तो खुद को ही दोषी मानकर चला गया। एक दिन सुपरवाइजर मैम ने मुझे बुलाया। शोभा, रोहन सर फिर आए हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरा दिल धक से रह गया। मैं कांपते कदमों से उनके ऑफिस में घुसी। रोहन अकेला बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस बार कुछ स्थिरता थी। उसने नरमी से कहा, बैठो शोभा। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आप फिर क्यों आए हैं? मैंने डरते हुए पूछा। वो बोला, उस दिन मैं अपनी बात अधूरी छोड़ गया था। मैंने कहा था कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई और अब मैं वही लाइफ फिर से सेट करने आया हूं। मैंने हैरानी से देखा। सेट करने से क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली। शोभा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरे कानों को यकीन ही न हुआ। शादी? मुझसे? रोहन, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वो औरत जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद की, तुम्हें जेल भिजवाया, तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। रोहन ने शांत लहजे में कहा, हाँ, मैं उसी औरत से शादी करना चाहता हूं जिसे मैं हमेशा से चाहता था, जिसे मेरे भाई अजय ने धोखा दिया और बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं लगभग चीख पड़ी। ये नामुमकिन है रोहन। मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं एक गुनहगार औरत हूं, तलाकशुदा हूं, जिसे उसके घर वालों ने निकाल दिया। मेरी जगह तो इस अनाथालय में है, इन बच्चों के बीच। यही मेरी सजा है। तुम अपनी लाइफ जियो। मुझ जैसी औरत से शादी करके अपनी इज्जत क्यों खराब करना चाहते हो? रोहन की आंखों में दर्द था। उसने कहा, इज्जत खराब न होगी शोभा, लौटेगी। चाहे तुम उस आदमी के लायक न थीं जिसने तुम्हारी इज्जत न की, लेकिन मैं तुम्हें वो इज्जत वापस देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि तुम बेकसूर थीं। तुम्हारा दिल साफ था। नहीं रोहन, मैंने सिसकते हुए कहा, मैं लालची थी। मैंने अपने हस्बैंड के कहने पर सब किया। मैं उस इज्जत के लायक नहीं हूं। भगवान के लिए रोहन, मुझे मेरी सजा पूरी करने दो। मुझे और तुम्हें शर्मिंदा मत करो। रोहन चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारा जवाब ना है। मैंने सिर झुका लिया। हाँ, मेरा जवाब ना है। ठीक है, वो धीरे से बोला, शायद तुम मुझ पर भरोसा न कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस अनाथालय में अपने न किए गुनाह की सजा काटते हुए न देखूंगा। अगर तुम मेरी बात न मानोगी
तो मुझे उन लोगों को लाना पड़ेगा जिनकी बात तुम नकार ना पाओगी। मैं फिर आऊंगा। वो ये कहकर चला गया। मैं स्थिर रह गई। वो किन लोगों की बात कर रहा था? उसके जाने के बाद मेरी रातें नींद रहित हो गईं। हर दस्तक पर मेरा दिल कांप जाता। सुपरवाइजर मैम मेरी हालत देखकर बोली, शोभा, इतना डर क्यों रही हो? उसने कुछ कहा है क्या? मैंने सिर झुकाया। बस इतना कहा कि वो फिर आएगा। 3 दिन बीत गए। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो दया से चला गया और अब ना आएगा। लेकिन मैं गलत थी। चौथे दिन दोपहर में सुपरवाइजर मैम ने बुलाया। उनका चेहरा सीरियस था। जब मैं ऑफिस पहुंची तो वहां रोहन था, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी और अनाथालय की कमेटी के हेड थे, जो बहुत सम्मानित बुजुर्ग थे। वो वहां मौजूद थे। मैं डरते हुए अंदर गई। आओ बेटी, पुजारी जी ने नरमी से कहा। बैठो। मैं कोने में जाकर बैठ गई। बेटी शोभा, उन्होंने कहा, रोहन ने हमें सब बता दिया है, जो तुम्हारे साथ हुआ और जो तुमसे करवाया गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। पंडित जी, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूं, मुझे माफी न मिल सकती, उन्होंने प्यार से कहा। बेटी, भगवान हर उस इंसान को माफ करता है जो सच्चे दिल से पछतावा करे। हम यहां तुम्हें ब्लेम करने नहीं आए, हम तो एक नेक काम के लिए आए हैं। रोहन साहब ने हमें बताया कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया। मैंने सिसकते हुए रोहन की तरफ देखा, जो आंखें नीची किए बैठा था। मैंने सिसकते हुए कहा, मैं इनके लायक नहीं हूं। मैं एक तलाकशुदा और बदनाम औरत हूं। चुप! रोहन की आवाज पहली बार सख्ती से निकली। आगे खुद को ये मत कहना। फिर वो पुजारी जी की तरफ मुड़ा। पंडित जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप शोभा को समझाएं। मैं इसे इस अनाथालय में उसके न किए गुनाह की सजा काटते हुए न देख सकता। मेरे भाई ने इसे धोखा दिया, इसके भरोसे का फायदा उठाया और फिर इसे रोड पर फेंक दिया। क्या इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि इसने अपने हस्बैंड पर भरोसा किया? पुजारी जी ने मेरी तरफ देखा। बेटी, ये लड़का तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत देना चाहता है। ये तुम्हारे पास्ट को नहीं, तुम्हारे फ्यूचर को देख रहा है। तुम क्यों मना कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? मैंने अपना आखिरी बहाना दिया। लोग कहेंगे, इस औरत से शादी कर ली जिसने इस पर इल्जाम लगाया था। लोग रोहन पर हंसेंगे। मैं इनकी और बदनामी का कारण न बनना चाहती। लोगों की फिक्र मैं कब तक करूं? रोहन उठकर मेरे सामने खड़ा हो गया। लोगों ने तब भी स्टोरीज बनाई थीं जब मैं जेल गया था, और लोग अभी भी स्टोरीज बनाएंगे जब मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मैंने जेल में रोज ये दुआ की थी कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने भाई के किए गलत को मिटा सकूं। शोभा, मुझे वो ताकत दो, मुझे मेरा हक दो। सुपरवाइजर मैम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। शोभा, इतना नेक और सच्चा आदमी खुशकिस्मतों को मिलता है, जो तुम्हारे पास्ट के बावजूद तुम्हें अपनाना चाहता है। इससे बड़ा प्यार का प्रूफ और क्या होगा? हाँ कर दो बेटी। मैं चारों तरफ से प्यार और इज्जत के इस घेरे में थी। पुजारी जी और बाकी बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरा मना करना नामुमकिन हो गया था। मैंने आंसुओं के बीच सिर झुका दिया। उसी शाम अनाथालय के आंगन में पुजारी जी ने मेरा और रोहन का विवाह करवा दिया। गवाहों में अनाथालय का स्टाफ शामिल था। जब मैं विदा हुई तो उन बच्चों से गले लगकर बहुत रोई, जिन्होंने मुझे उस वक्त शेल्टर दिया था जब मेरा कोई न था। रोहन मुझे अपने बड़े घर ले आया। वो अजय के घर से भी बड़ा था। जेल से छूटने के बाद मैंने पापा से अपना शेयर न मांगा। रोहन ने बताया, मैंने जीरो से शुरू किया। भगवान ने इतनी मेहरबानी की कि आज मेरे पास उससे 10 गुना ज्यादा है, जो अजय ने मुझसे छीना था। ये घर तुम्हारा है शोभा। यहां तुम्हें कोई तुम्हारे पास्ट का ताना न देगा। हमने अपनी नई लाइफ शुरू की। रोहन ने मुझे वो इज्जत और प्यार दिया जिसकी मैं सिर्फ सपनों में चाह रखती थी। हमने पुरानी बातों को भूलने की बहुत कोशिश की। वो मेरे हर जख्म पर मरहम लगाता और मैं उसकी हर खामोश तकलीफ को समझने की कोशिश करती। कई महीने बीत गए। एक शाम रोहन काम से लौटा तो बहुत चुप और उदास था। सब ठीक तो है ना रोहन? आप इतने परेशान लग रहे हैं, मैंने पानी का ग्लास देते हुए पूछा। उसने लंबी सांस ली। मैंने आज अजय को देखा। मेरे हाथ से ग्लास गिरते गिरते बचा। कहाँ? कैसे? वो सड़क पर। रोहन ने शॉर्ट आंसर दिया।
मतलब? मैंने लोगों से पता किया। रोहन ने सीरियस आवाज में कहा। उसने मुझसे संपत्ति छीनने के बाद एक बहुत अमीर औरत से शादी की थी। वो औरत ठग निकली। उसने अजय से सब कुछ, दुकानें, घर, खेत, अपने नाम करवाकर सब बेच दिया और फिर सारा पैसा लेकर विदेश चली गई। और अंकल? मैंने कांपते हुए पूछा। पापा? वो सदमे सहन ही न सके। अजय की दूसरी बीवी ने उन्हें भी घर से निकाल दिया। वो कुछ टाइम तक ओल्ड एज होम में रहे और फिर वहीं उनका इंतकाल हो गया। मैं वहीं सोफे पर गिर पड़ी। रोहन ने बात जारी रखी। और अजय, जिसने हमें रोड पर लाने की कोशिश की थी, वो आज खुद रोड पर है, पूरी तरह बर्बाद, भीख मांग रहा है। रूम में सन्नाटा छा गया। मेरी आंखों के सामने वो सारी सीन घूमने लगी। वो रात जब अजय ने मुझे गंदा काम करने को कहा था, वो दोपहर जब रोहन बेकसूरी की पुकार लगा रहा था, और वो शाम जब अजय ने मुझे तलाक देकर घर से निकाला था। कर्मों का फल मेरी जुबान से खुद ही निकला। उसने लालच में आकर हमारा सब कुछ छीना और लालच ने ही उसका सब कुछ निगल लिया। रोहन मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ थामा। शोभा, भगवान का इंसाफ कभी लेट होता है, लेकिन होता जरूर है। उसने पैसों के लिए रिश्तों को कुर्बान किया और आखिर में न पैसा रहा और न रिश्ता। मैंने रोहन के कंधे पर सिर रख दिया। मेरे दिल का आखिरी बोझ भी उतर गया। मैं जान गई थी कि मोहब्बत ऊंचे वादों का नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में इज्जत और भरोसा निभाने का नाम है। अजय ने मुझे धोखा दिया और रोहन, जिस पर मैंने इल्जाम लगाया था, उसी ने मुझे इज्जत दी। यही लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था कि झूठ और लालच पर बने इमारत चाहे कितनी ऊंची क्यों न हो, एक दिन गिर ही जाती है। और सच, माफी और सब्र से शुरू होने वाली लाइफ, चाहे कितनी मुश्किल से शुरू हो, हमेशा सुकून पर खत्म होती है। दोस्तों, यह पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।